माँ का बंटवारा करके उसे घर की नौकरानी बना दिया। लेकिन कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की है, जहां गंगा नदी से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा बंगला था। लेकिन उन ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसी माँ की सिसकियां दबा दी गई थीं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों के नाम कर दी थी। लेकिन फिर भी बदले में उसे सिर्फ अपमान ही मिला था। उस घर की मालकिन थी राजेश्वरी देवी। उनकी उम्र 70 साल हो चुकी थी। चेहरे पर खामोशी, आंखों पर चश्मा और हाथ में छड़ी। उनके पति स्वर्गीय सत्यनारायण सक्सेना ने सरकारी नौकरी करते हुए एक एक पैसा जोड़कर ये घर बनाया था। राजेश्वरी देवी ने भी अपनी सारी जवानी खपाकर सिलाई कढ़ाई करके और गहने बेचकर इस घर की नींव मजबूत की थी। उन दोनों ने सोचा था कि बुढ़ापे में उनके बच्चे और यही घर उनका सहारा बनेगा और उनका परिवार खुशी खुशी साथ रहेगा। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा संजय और छोटा बेटा संदीप। संजय रेल विभाग में जूनियर क्लर्क था और संदीप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। संजय की पत्नी अंजलि और संदीप की पत्नी प्रिया दोनों एक ही छत के नीचे रहती थीं, लेकिन उनके दिलों में खटास और दूरियां थीं। शुरुआत में तो सब ठीक था। राजेश्वरी को बहुत सम्मान मिलता था, उन्हें मां कहकर पुकारा जाता था। लेकिन धीरे धीरे बहू और बेटों का रवैया बदलने लगा। पहले मां को चाय बिस्तर पर मिलती थी, फिर कहा जाने लगा मां तुम खुद ले लिया करो। लेकिन कुछ महीनों बाद किचन में ताला लगने लगा। एक दिन सुबह 8 बजे की बात है। घर में पराठे बन रहे थे। मक्खन की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। डाइनिंग टेबल पर संजय, अंजलि और उनके बच्चे बैठकर गर्मा गर्म नाश्ता कर रहे थे। राजेश्वरी देवी अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। पिछली रात उन्हें पेट भर खाना नहीं मिला था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और लाठी के सहारे रसोई की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची तो अंजलि ने सामने आकर उनका रास्ता रोकते हुए कहा, कहां जा रही हैं आप? राजेश्वरी देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटी बहुत भूख लगी है, 2 रोटी मुझे भी दे दो। अंजलि ने भौहें चढ़ाई। रोटी क्या पेड़ पर उगती है? राशन बहुत महंगा हो गया है, लेकिन आपको तो हर समय कुछ न कुछ चाहिए। इतना कहकर वो अंदर गई और एक प्लेट में 2 ठंडी सूखी रोटियां रखकर प्लेट उनके हाथ में थमा दी और साथ में बिना दूध की काली चाय देते हुए कहा, लो तुम्हारे लिए ये काफी है। राजेश्वरी देवी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। रूखी सूखी रोटी लेकर वो अपने कमरे में चली गई। बाहर बच्चे पराठे और चाय से नाश्ता कर रहे थे और अंदर कमरे में बैठी एक मां सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खा रही थी। असल में राजेश्वरी देवी को कई सालों से मधुमेह की बीमारी थी। डॉक्टर ने उन्हें समय पर दवा लेने की सख्त हिदायत दी थी। उस शाम उन्होंने संजय से कहा, बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई है, आंखों से धुंधला धुंधला दिख रहा है, मुझे दवाई ला दे। संजय ने थकान भरे लहजे में कहा, मां इस महीने बहुत ज्यादा खर्चा है और बच्चों की फीस भी भरनी है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए आप कोई घरेलू नुस्खा अपना लो। लेकिन बेटा, मां मैंने कहा ना, मैं अभी दवाई लाकर नहीं दे सकता। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। राजेश्वरी देवी वहीं खड़ी रह गई। दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक सुबह जब पूरा घर रजाई में दुबका हुआ था, राजेश्वरी देवी आंगन में ठंडे पानी से बर्तन धो रही थीं। उनके हाथों की उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। वो दर्द से कराह रही थीं। तभी छोटी बहू प्रिया बालकनी में आई। उसके हाथ में गर्म चाय का कप था। माँ जी, बर्तन अच्छे से धोना, कल चिकनाई रह गई थी। और हाँ, बाद में कपड़े भी धो देना, मशीन खराब है। राजेश्वरी देवी ने कहा, बहू मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया ने जवाब दिया, तो फिर खाना भी मत खाया करो। इतना कहकर वो अंदर चली गई। दिन बीतते गए। राजेश्वरी की इज्जत और सम्मान खत्म होता गया। एक दिन दोनों बहुओं के बीच खर्चे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि संजय और संदीप ने फैसला किया कि मां 15 दिन नीचे रहेंगी और 15 दिन ऊपर। मां चुपचाप ये सब देख रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा क्या मैं कोई सामान हूं जो तुम मुझे भी बांट रहे हो? लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब हर 15 दिन बाद उनका बिस्तर सीढ़ियों से ऊपर नीचे फेंका जाता और जिस महीने में 31 दिन होते तो 31वें दिन दोनों बेटे बहस करते कि ये अतिरिक्त दिन है, आज इन्हें कौन रखेगा। कई बार तो ऐसा भी हुआ
वो दिन उन्हें सीढ़ियों पर ही बैठकर बिताना पड़ा। एक रात उन्हें तेज बुखार था, लेकिन तब भी उन्हें फर्श साफ करने को कहा गया। कमजोरी से उनका संतुलन बिगड़ा और वो वहीं गिर पड़ी। उनका सिर फट गया। प्रिया ने डॉक्टर को नहीं बुलाया। उसे कालीन की चिंता थी कि कहीं गंदी ना हो जाए। उसने उन्हें घसीटकर बरामदे में डाल दिया। उस रात ठंडी हवा में लेटी राजेश्वरी ने पहली बार महसूस किया कि वो इस घर में मां नहीं, एक बोझ है। कुछ दिन बाद एक शाम वो छत पर कपड़े लेने गई। वहां संजय और संदीप सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे। संजय बोला, अब और नहीं सहा जाता, एक काम करते हैं, इस घर को बेच देते हैं, 2 करोड़ रुपए मिलेंगे और मां को वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। संदीप ने हंसते हुए कहा, यही ठीक रहेगा, मां वृद्धाश्रम चली जाएगी तो हमारा खर्चा भी बचेगा। उनकी बातें सुनकर पीछे खड़ी राजेश्वरी देवी के हाथों से कपड़े छूट गए। उनकी सांस रुक सी गई। जिन बेटों की परवरिश और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने अपनी सारी जवानी संघर्ष और मुश्किलों में गुजारी थी, आज वही बेटे उनका सौदा कर रहे थे। उस रात राजेश्वरी को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक लाल फाइल निकाली। उसमें असल कागजात थे। उनके पति ने मरते वक्त कहा था कि जरूरत पड़ने पर ही इन कागजात को निकालना। राजेश्वरी देवी ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, आज इनकी जरूरत है। अब उसका दिल और सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। कई सालों तक अपमान सहने वाली वो मां उस रात पहली बार सुकून महसूस कर रही थी। उन्होंने वो लाल फाइल खोली। अंदर ओरिजिनल रजिस्ट्री, वसीयत और वो सभी दस्तावेज मौजूद थे जिन पर उनके पति के हस्ताक्षर थे। उन कागजों में साफ लिखा था, पूरा मकान सिर्फ और सिर्फ राजेश्वरी देवी के नाम है। अगली सुबह घर में सब कुछ नोज की तरह सामान्य था, लेकिन राजेश्वरी देवी अब फैसला कर चुकी थी। उधर संजय और संदीप अगले दिन प्रॉपर्टी डीलर से मिलने की तैयारी करते हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि घर तो उनके ही नाम है, इसलिए उन्होंने कभी असल कागजात देखने की जरूरत ही नहीं समझी थी। दोपहर के समय हाथ में फाइल लिए एक प्रॉपर्टी डीलर उनके घर आया। उसका नाम था शुभम मेहरा। उन्होंने उसे ड्राइंग रूम में बैठाया। अंजलि और प्रिया ने चाय और नाश्ता लगाया। संजय ने कहा, मेहरा जी, हमारे घर की लोकेशन बढ़िया है, इसलिए 2 करोड़ से कम की बात मत कीजिएगा। मेहरा ने घर का मुआयना किया और बोला, संजय जी, अगर कागज वगैरह ठीक हैं तो फिर सौदा तय समझिए। संदीप ने पुरानी फाइल लाकर दिखाई। वो सिर्फ बिजली और टैक्स के कागज थे। मेहरा ने कहा, ठीक है, रजिस्ट्री वाले दिन असल मालिक के साइन जरूरी होंगे। संजय ने हंसते हुए कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो सब हो जाएगा। राजेश्वरी देवी अपने कमरे में बैठी ये सब सुन रही थीं। उस दिन उन्होंने एक काम और किया। वो चुपचाप घर से निकली, पास के बैंक गई, वहां से अपने पुराने लॉकर की जानकारी ली और फिर सीधे वकील के ऑफिस पहुंची। उन्होंने वो फाइल मेज पर रखी और बोली, बेटा, इन कागजों को ध्यान से पढ़ो। तरुण गोयल ने फाइल देखी और मुस्कुराते हुए बोला, माताजी, ये मकान पूरी तरह आपके नाम है। बिना आपकी अनुमति कोई इसे बेच या खरीद नहीं सकता। राजेश्वरी देवी ने शांत लहजे में कहा, अगर मैं खुद बेचना चाहूं तो? माताजी, आपको पूरा अधिकार है, आप इसे कभी भी बेच सकती हैं। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोली, मुझे एक ट्रस्ट से मिलना है। अरुण ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, मैं ये घर अनाथ बच्चों के लिए देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जिनके माता पिता नहीं हैं, उन्हें रहने के लिए छत मिले। तरुण कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं इसकी भी व्यवस्था कर दूंगा। इधर संजय और संदीप ने घर का सौदा लगभग पक्का कर लिया था। 2 करोड़ में डील हो चुकी थी और 5 लाख एडवांस देने की बात भी हो गई। दोनों भाई खुश थे। अंजलि और प्रिया तो बड़े बड़े सपने देख रही थीं। नए फ्लैट, नई गाड़ी और मौज मस्ती भरी जिंदगी। 3 दिन बाद रजिस्ट्री की तारीख तय की गई। 3 दिन बाद मेहरा और वकील घर आए। टेबल पर मिठाई रखी थी और संजय को 5 लाख का चेक दिया गया। राजेश्वरी देवी के बुलाने पर तरुण गोयल भी आए। वो सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। मेहरा ने कहा, अब असली मालिक अपने साइन करें। संजय ने पेन उठाया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। सबने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा तो राजेश्वरी देवी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं। उनके हाथ में वही लाल फाइल थी। संजय ने झुंझलाकर कहा, मां, आप अंदर जाइए। लेकिन राजेश्वरी देवी सीधे टेबल के पास आईं। उन्होंने फाइल खोली और कागज सबके सामने रखते हुए कहा, पहले ये पढ़ लीजिए। तरुण गोयल ने दस्तावेज उठाए।
उन्होंने मेहरा की तरफ देखा और कहा, इस संपत्ति की इकलौती मालकिन राजेश्वरी देवी है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। संदीप हक्का बक्का रह गया। तरुण ने साफ शब्दों में कहा, इनके पति ने ये मकान इनके नाम पर खरीदा था। बेटों का इस पर कोई अधिकार नहीं है। अंजलि के हाथ से मिठाई की प्लेट गिर गई। प्रिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। संजय बुरी तरह घबरा गया। उसने पूछा, मां, ये सब क्या है? राजेश्वरी देवी ने सीधा सा जवाब दिया, ये सच्चाई है। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर संजय तेजी से मां के पास आया और पैरों में झुक गया। मां, हमें माफ कर दो, हम तो मजाक कर रहे थे। उसके पीछे पीछे संदीप भी आ गया। उसने कहा, मां, हम आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे। राजेश्वरी देवी ने हाथ के इशारे से उसे रोका और कहा, तुम मेरे पीठ पीछे मजाक कर रहे थे। तुमने हमेशा मुझे बोझ समझा। मेरे रहते मेरे घर का सौदा किया। उन्होंने मेहरा की तरफ देखा। मैं ये घर बेच रही हूं, लेकिन अपने बेटों को नहीं दूंगी। संजय चौंका। क्या मतलब? तरुण गोयल ने दूसरी फाइल खोली और कहा, राजेश्वरी ने यह संपत्ति एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट को देने का निर्णय लिया है। बिक्री की रकम से यहां अनाथालय बनाया जाएगा। संदीप चिल्लाया, नहीं। राजेश्वरी देवी ने कठोर शब्दों में कहा, जिस मां का सौदा उसके बेटे कर सकते हैं, तो फिर वो मां भी खुद फैसला कर सकती है। डाइनिंग हॉल में मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि आज राजेश्वरी का फैसला बदलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, एक बात अच्छी तरह सुन लो, ये घर मेरा है और यहां कौन रहेगा इसका निर्णय भी मैं ही करूंगी। राजेश्वरी की ये बात सुनकर कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे यहां पर कोई है ही नहीं। संजय और संदीप एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस मां को वे कमजोर और बेवकूफ समझते थे, आज वो सबसे मजबूत और समझदार थी। संजय ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मां, गुस्से में ऐसा फैसला मत लीजिए, लोग क्या कहेंगे? राजेश्वरी देवी ने जवाब दिया, जब तुम मुझे पूरा पूरा दिन सीढ़ियों पर बैठाकर रखते थे, तब तुम्हें लोगों की परवाह नहीं थी। संदीप ने धीरे से कहा, मां, हमसे गलती हो गई। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं, बल्कि तुम लोगों की तो आदत बन गई थी। अंजलि और प्रिया रोने का नाटक करने लगी। अंजलि बोली, मां जी, हम आपको मां मानते हैं। राजेश्वरी ने सीधा सवाल किया, जब मुझे बुखार था और मैं फर्श पर गिरी पड़ी थी, तब मां नहीं थी। उनके एक भी सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था। तरुण गोयल ने उनकी बात रोकते हुए कहा, जब मकान की बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो फिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ लोग 1 घंटे में यहां पहुंचने वाले हैं। कागज भी तैयार है। ये काम आज ही खत्म हो जाना चाहिए। संजय घबरा गया। वो फिर मिन्नतें करने लगा, मां, हम कहां जाएंगे? राजेश्वरी देवी ने पहली बार कठोर लहजे में कहा, जैसा तुमने मेरे लिए सोचा था, अब अपने लिए भी वैसा ही सोचो। संदीप समझ गया था कि उस दिन छत पर मां ने उनकी बातें सुन ली थी। उसका चेहरा उतर गया। राजेश्वरी देवी ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पास 1 घंटा है, अपना अपना सामान समेट लो। 1 घंटे के बाद ये घर खाली हो जाना चाहिए। संजय चिल्लाया, मां, ये अन्याय है। राजेश्वरी ने कहा, अन्याय तो वो था जब तुमने मुझे बांटा था। अंजलि ने कहा, हम बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? राजेश्वरी ने साफ साफ कहा, जिस तरह तुमने सोचा था कि मैं अनाथालय में रह लूंगी, वैसे ही तुम भी कोई जगह ढूंढ लेना। हालात को देखते हुए राजेश्वरी के वकील तरुण गोयल ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी, ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो। संजय और संदीप सामान पैक करने लगे। कपड़े और जरूरी सामान जल्दी जल्दी बैग में भरने लगे। अंजलि और प्रिया के चेहरे से अब घमंड गायब हो चुका था। राजेश्वरी देवी ड्राइंग रूम की कुर्सी पर बैठी ये सब देख रही थी। करीब 1 घंटे बाद घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। 2 पुलिस वाले अंदर आए। उनमें से एक ने पूछा, माताजी, यही लोग हैं क्या? राजेश्वरी ने हां में सिर हिलाया। पुलिस ने संजय और संदीप से कहा, आप लोग जल्दी जल्दी बाहर चलिए। संजय ने कहा, सर, हम खुद ही जा रहे हैं। उसकी आवाज में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था। सामान बाहर ले जाया गया। देखते ही देखते पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। संदीप ने आखिरी बार मुड़कर मां को देखा और कहा, मां जी, अभी भी वक्त है, एक बार सोच लीजिए। राजेश्वरी ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूं। संदीप के बाहर जाते ही गेट बंद हो गया। कुछ पल तक घर में खामोशी रही। राजेश्वरी देवी ने गहरी सांस ली। तरुण गोयल ने कहा, माताजी, ट्रस्ट के सदस्य रास्ते में हैं।
करीब आधे घंटे बाद एक बस वहां आकर रुकी, जिस पर नवजीवन बाल सेवा ट्रस्ट लिखा था। बस से छोटे छोटे बच्चे उतरने लगे। किसी के हाथ में पुराना बैग था, कोई नंगे पांव था। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। ट्रस्ट की संचालिका सरला मिश्रा आगे आई। उन्होंने कहा, नमस्ते माताजी। राजेश्वरी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे आंगन में इधर उधर देखने लगे। कोई पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, कोई सीढ़ियों की तरफ दौड़ रहा था। जो घर कुछ देर पहले तनाव और नफरतों से भरा था, वही घर अब बच्चों की आवाज से गूंजने लगा। सरला ने कहा, आज से ये घर इन बच्चों का होगा। राजेश्वरी देवी ने धीरे से कहा, और मैं इनकी देखभाल करूंगी। तभी एक छोटी लड़की उनके पास आई और बोली, दादी क्या हम यही रहेंगे? राजेश्वरी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ, अब तुम यही रहोगे। ये बात सुनकर लड़की के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। कुछ ही देर में घर का माहौल बदल गया। तरुण गोयल ने सभी कागजों पर साइन करवाए और बिक्री की रकम सीधे ट्रस्ट के खाते में चली गई। उधर संजय, संदीप और उनकी पत्नियां अपने लिए ठिकाना ढूंढते रहे। राजेश्वरी देवी आंगन में बैठी बच्चों को देख रही थी। उनके मन में दर्द अब भी था, लेकिन बोझ नहीं था। रात को जब सभी बच्चे अपने अपने बिस्तर पर लेटे तो राजेश्वरी को उस घर में पहली बार सुकून महसूस हुआ। राजेश्वरी देवी ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, आज मेरा घर हकीकत में बस गया। जिस घर में कई महीनों से अपमान, झगड़े और तानों की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां बच्चों की हंसी और मासूम बातों की सरसराहट थी। सुबह की पहली किरण के साथ घर में अलग ही रौनक थी। आंगन में बच्चे खड़े थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पौधों को पानी दे रहा था, तो कोई छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ना सिखा रहा था। सरला मिश्रा ने सभी बच्चों को समझाया था कि ये घर अब सबका है और इसे मिलजुल कर संभालना है। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं, बल्कि सब एक परिवार है। बच्चों ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। राजेश्वरी देवी बरामदे में कुर्सी पर बैठी ये सब देख रही थीं। अचानक उनकी नजर उन सीढ़ियों पर पड़ी जहां कभी वो ठंड में अकेली बैठी कांपती रहती थीं। लेकिन आज उन सीढ़ियों पर बच्चे हंसते हुए ऊपर नीचे दौड़ रहे थे। तभी एक लड़का फिसलने लगा तो दूसरे ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ये दृश्य देखकर राजेश्वरी देवी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। दोपहर तक ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई कि सक्सेना निवास अब अनाथालय बन गया है। कई पड़ोसी मिठाई, फल और कपड़े लेकर आने लगे। कोई चावल की बोरी दे गया, कोई बच्चों के लिए किताबें छोड़ गया। एक बुजुर्ग पड़ोसी बोले, माताजी, आपने जो किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं। राजेश्वरी देवी ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस सही समय पर एक सही फैसला लिया है। उधर संजय और संदीप की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जिन पैसों और अमीरी की चमक उनकी आंखों में हुआ करती थी, अब वो गायब हो चुकी थी। उन्हें किराए का छोटा सा मकान ढूंढने में भी मुश्किल आ रही थी। रिश्तेदारों ने भी अब उनसे दूरी बना ली थी। जिन दोस्तों के सामने वो लोग शान से खड़े होते थे, अब उनसे नजरें चुराते फिरते थे। एक दिन संजय हिम्मत जुटाकर अपने पुराने घर आया। उसने गेट खटखटाया। चौकीदार ने पूछा, किससे मिलना है? संजय ने धीरे से कहा, मां से मिलना है। चौकीदार अंदर गया और राजेश्वरी को बताया। राजेश्वरी देवी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, उसे अंदर आने दो। संजय अंदर आया। आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उसने चारों तरफ देखा। वो घर जिसे वो अपनी संपत्ति समझता था, अब सच में घर जैसा लग रहा था। उसने आवाज दी, मां। राजेश्वरी देवी ने पूछा, यहां क्यों आए हो? उसने कहा, माफी मांगने। राजेश्वरी बोली, क्या माफी मांगने से बीता हुआ समय लौट आएगा? संजय चुप रहा। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, मैं लालच में अंधा हो गया था। राजेश्वरी देवी ने गहरी सांस ली और कहा, लालच इंसान की सोचने और समझने की ताकत छीन लेता है। तुमने मां को बोझ समझा, इसलिए आज तुम खुद बोझ महसूस कर रहे हो। संजय की आंखों से आंसू निकल पड़े। राजेश्वरी बोली, अगर सच में खुद को बदलना चाहते हो तो यहां आकर सेवा करो। इन बच्चों के लिए कुछ करो और समझो कि जिम्मेदारी क्या होती है। कुछ दिनों बाद थक हार कर संदीप भी वहां आया। राजेश्वरी ने उसे भी समझाया और बताया कि अब तुम्हारे लिए दूसरों की सेवा ही सुधार का रास्ता है। वो दोनों भाई जब कभी वहां आते तो बच्चों के लिए राशन जरूर लाते। शुरुआत में वे चुपचाप काम करते, नजरें मिलाने से बचते,
पर समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि जिन बच्चों के पास कुछ नहीं है वे फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। घर में रोज सुबह प्रार्थना होती, बच्चे मिलकर पढ़ाई करते और शाम को राजेश्वरी देवी उन्हें जीवन की छोटी छोटी बातें समझाती। बच्चे माँ माँ पुकार रहे थे। ये आवाज सुनकर उन्हें बहुत सुकून मिलता था। राजेश्वरी देवी ने आंखें बंद की। अब उन्हें किसी कागज, किसी संपत्ति या किसी रिश्ते के खोने का डर नहीं था, बल्कि उन्होंने जो खोया था उससे कहीं ज्यादा पा लिया था। और सच यही है, जिस घर में सम्मान और अपनापन हो वही घर होता है, बाकी तो सिर्फ ईंट और पत्थर ही होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ बाप बोझ नहीं बल्कि हमारी नींव होते हैं। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वहां कभी खुशियां नहीं टिक पाती। दौलत और शोहरत कुछ समय की खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया, उन्हें ठुकराकर तुम कभी भी सुकून नहीं पा सकते। इसलिए हमेशा याद रखो, माता पिता की सेवा एक उधार है। जो आज तुम अपने बड़ों के साथ करोगे, कल वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यानी जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। इसलिए हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो, उनकी खूब सेवा करो, ताकि कल तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही तुम्हारी सेवा करें। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक सवाल है, राजेश्वरी देवी ने सही किया या गलत? कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका जवाब ही इस कहानी का अंतिम फैसला होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए